दोस्तों, कुछ दिन लग गए फिर से मिलने में। मेरी व्यावसायिक व्यस्तताओं को लेकर के कई वेबिनार थे, 1-2 रिसर्च पेपर्स पूरे करने थे। तो अभी जो मैंने एक मुद्दा चुना है तो वो बहुत गंभीर, पर मुझे नहीं लगता कि गंभीर होने से मसला सुलझेगा। मुद्दा है विकास। अब इस बारे में तो कोई एक मत हो ही नहीं सकता कि विकास क्या है। लोग वृद्धि को ही विकास समझते हैं। जब हमारी जो ग्रोथ थी जीडीपी की 9.3% तक गई, उसके बारे में भरत झुनझुनवाला ने टिप्पणी की थी दैट दिस ग्रोथ इज जॉबलेस, वॉइसलेस, फ्यूचरलेस। तो इससे विकास कैसे होगा? परिभाषा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, हालांकि मैंने एक शोध पत्र में एक परिभाषा का प्रयास किया था। पर फिलहाल जो है, अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन ने बात की है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की, मानव विकास संकेतकों की, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। और मैं इसके साथ 2 और जोड़ना चाहूँगा, लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। हमारे देश के लिए तो बहुत ज़रूरी है। कैटल क्लास बोल दिया जाता है। अब न्याय कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अब सब लोग सब कुछ जानते हैं। फिलहाल जो है, एक मॉडल क्या दिया जाए विकास का, आसान सा मॉडल। अर्थशास्त्रियों को आपने बहुत देख लिया, वर्ल्ड बैंक से या अमेरिका से आते हैं, यहाँ आकर के एडवाइज़र बन जाते हैं, इधर उधर करके वापस चले जाते हैं। उनकी तो कोई स्टेक्स होती नहीं। हमारे मंत्री संतरी जो हैं, उनको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब होता है। हमेशा शासन का एक नियम होता है कि शासन किस प्रकार से चलाया जाए ताकि लंबे समय तक शासन किया जा सके। लोगों का फायदा होता है तो ठीक, नहीं होता तो ना सही। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं, आप और हम आम आदमी जो है, कि किस तरह से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, वृद्धि और विकास। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 125 के करीब कार्यक्रम चल रहे हैं विकास के। और परिणाम क्या है? एक कहावत है, हिसाब ज्यों का त्यों, कुनबा डूबा क्यों। हम समस्या हमारी क्या है कि हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो गरीबी की दर है, 18% कोई कहता है, कोई 19 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई ज़्यादा भी कहता है। और गरीबों के लिए जो कार्यक्रम हैं वो कितने लोगों के लिए हैं? बहुत से कार्यक्रम गाँवों में 75%, शहरों के लिए 50%, कुल मिलाकर के 66% लोगों को अगर आप दे रहे हैं सुविधाएं, तो क्यों? अगर लोग गरीब नहीं हैं तो, और लोग गरीब हैं तो मानने में शर्म क्या है? लोग गरीब हैं, अगर मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई। जब आप मानेंगे नहीं तो क्या होगा? तो इसलिए विकास कैसे हो सकता है, किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारे कार्यक्रम बंद कर दिए जाएं, मनरेगा को छोड़ करके। सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे देश की क्या है? इकोनॉमिक्स को हमेशा जीडीपी की पड़ी रहती है। अब जीडीपी की भी बात करें, सबसे पहली ज़रूरत है पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर।
आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के जितने भी रोग हैं 85% से ज़्यादा जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर है उसका कारण। और अगर घर घर जो है सही पानी मिल जाए पीने का, जीडीपी 2% बढ़ जाएगी कम से कम। तो सरकारें अगर जीडीपी के चक्कर में ही रहती हैं तो उनके लिए तो बहुत फायदे की बात है। करना चाहिए ना। और दूसरी बात है शिक्षा। मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। हमारी शिक्षा क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, पढ़े लिखों से भी चेहरे पढ़े नहीं जाते। 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, ये तो ट्रेनिंग है, एजुकेशन कहाँ है? वो तो खो गई कहीं, परंपराएं खो गई कहीं, बुजुर्गों की सीख खो गई कहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ाइए। हमें ज़रूरत है प्राइमरी एजुकेशन की। हमारी जो आधारभूत होती है वो प्राइमरी एजुकेशन होती है। अगर हमें प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाती है, अगर वो जो समय होता है जब विचारों को बनाने का और पुष्ट करने का समय होता है, अगर उस समय अगर आप बच्चे को ठीक से ढालते हैं तो बच्चा जो है जीवन के संघर्षों के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। तो पहली प्राथमिकता आपकी जल, जल है तो जीवन है, और दूसरी शिक्षा। फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन। आप सारा पैसा जो है हायर एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। आप जानते हैं जूनियर हाई स्कूल तक पूरे देश में करीब 20 लाख वैकेंसीज हैं। वो टीचर ही नहीं है तो शिक्षा क्या होगी? वैसे भी आपका जो पाठ्यक्रम है वो तो जैसा है वो बहुत चर्चा चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें भी ढेर सारी कमियां हैं, सब लकीर के फकीर। तीसरा जो बड़ा मुद्दा हो सकता है वो है जल संसाधन। पूरे जल संसाधन, उनका दोहन, उनका उपयोग, उनका संग्रह। आप जानते हैं हमारे यहाँ जितनी भी बारिश होती है सारा पानी समुद्र में बह जाता है। शहरों को हमने कंक्रीट जंगल बना दिया, गांव के विकास की तरफ ध्यान जाता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, गांव गोद लिए थे एमपीज ने, क्या हुआ उनका? देख रहे हैं कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। छोटे डैम क्यों नहीं बनाए जा सकते? बड़े डैम तो सफ़ेद हाथी होते हैं, छोटे डैम तो जहां तहां कहीं भी बनाए जा सकते हैं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है? और उससे क्या होगा? पानी तो मतलब जीवन है ही। पानी के उपयोग में हमें फसलों के चक्र को भी बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं ये जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी है, जो भीतर का जल है 80% खाली हो चुका है। तो ऐसी फसलें यहाँ क्यों उगाई जाती हैं जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें? वो करना है तो पहले पानी का संग्रह भी करो भाई, और कल को ख़त्म हो जाएगा फिर तो बदलेंगे ना, पहले क्यों नहीं छेद जाते? गेहूं और चावल की एमएसपी आजकल बहुत किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसकी बात एक अलग मुद्दा है। सारे का 80% से ज़्यादा जो खरीद होती है वो इसी क्षेत्र में होती है। क्या बिहार में चावल नहीं होता? क्या मध्य प्रदेश में चावल नहीं होता? छत्तीसगढ़ में इतना धान होता है कि कई राज्यों के लिए काफ़ी है, वहाँ नहीं है एमएसपी।
तो जहाँ पानी है वहाँ पानी का जहाँ ज़्यादा खपत वाली फसलें हैं, कुल मिलाकर के पानी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए बहुत बड़ी योजना भी चाहिए, कई परियोजना चाहिए, बहुत सारे संसाधन भी चाहिए और बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा उसका। और एक चौथी चीज़ वो है संग्रहण, स्टोरेज। आपको पता है कि अपने देश में लगभग 92,000 करोड़ रुपए का अन्न बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, पानी में गल जाता है, गेहूं और चावल। और करीब 48,000 करोड़ की फल और सब्जियां इसी तरह से बेकार चली जाती हैं। अगर फसल अच्छी होती है किसान खुश होता है, लेकिन बाढ़ आ जाती है फसलों की, मार्केट में दाम गिर जाते हैं, किसान को नहीं मिलता। फसल कम हो जाती है, किसान के लिए काफ़ी नहीं रहता, किसान दोनों तरफ से मरता है। स्टोरेज सुविधा है तो ज़रूरत के समय जब भी चाहे, जब भी मार्केट के जो है वो बात करें वो, और व्यापार नियंत्रण भी इसी हिसाब से हो सकता है। ये चार जो है पहली प्राथमिकताएं होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम इकोनॉमी में हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात क्यों करते हैं, हम अपनी ज़रूरत की बात क्यों नहीं करते। हम जानते हैं हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी प्राथमिकता पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करना होना चाहिए। और अगर हम उसमें सक्षम हो जाते हैं, बाहर की तरफ नहीं देखते, तो भी बहुत बड़ी हमारी वृद्धि होती है। और ऐसी स्थिति में हम आयात और निर्यात की शर्तें भी खुद तय कर सकते हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है और आसान तरीके से, बिना बहुत बड़ी लागत के। पर ये सारा करने में कुछ शर्तें भी हैं। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी नहीं हो सकता इनके बिना। उसी तरह से आपके नेतृत्व में राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट, उसके साथ हमें बहुत से रिफॉर्म चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, पुलिस रिफॉर्म चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, जिसकी बात हम करते ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि हम सही दिशा में चर्चा भी नहीं करते। ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि विकास जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हम में क्षमता है, चार चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ चाहिए होती है एक्सपर्टीज़, बहुत है अपने यहाँ। दूसरी चीज़ चाहिए होती है एक्सपर्ट्स, बहुत हैं अपने यहाँ। तीसरी चीज़ चाहिए होती है मैन पावर, उसकी तो कमी है ही नहीं। और चौथी चीज़ चाहिए होती है रिसोर्सेज, फाइनेंशियल भी और बाकी भी। आप चिल्लाते रहिए फाइनेंसेस नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। आप जानते हैं कि हमारे जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके पास करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है उनकी बही खाते में। आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से हमारे कॉरपोरेट्स जितना अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना या उससे ज़्यादा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अपने यहाँ से हर साल लगभग 1 लाख के करीब जो सुपर रिच हैं, जो अल्ट्रा रिच हैं, वो दूसरे किसी देश की नेशनैलिटी ले लेते हैं, या कनाडा या यूएस या ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट एशिया। वो इसलिए कि हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं है जिसमें कि हम अपनी पूंजी लगाएं और पूंजी पे लाभ भी मिले।
जितने संसाधन हैं बहुत कुछ किया जा सकता है। एक बार एक चर्चा तो शुरू हो और इसके बाद फिर क्या किया जाना चाहिए ये मैं बात करूँगा आप लोगों की टिप्पणियाँ मिलने के बाद। धन्यवाद।